नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस के बारे में कि हमारे पास 2024 के लिए जो समय बचा हुआ है, उसमें हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी के आधार पर जो आपका एक प्रकार से कहा जाए, आपको डे बाय डे का प्लान है वो कैसे सेट करें। वो तैयारी करने के लिए आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, आइए चर्चा कर लेते हैं विशेष बिंदुओं के साथ में और जानेंगे स्पष्टता के साथ कि एक बेस्ट स्ट्रेटेजी 2024 के लिए कैसे बनाई जाए। आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपको इस टॉपिक के बाद एक आपके दिमाग में 2024 को लेकर, यूपीपीसीएस को लेकर आपके दिमाग में जो फिल्म है वो डिजाइन हो जाएगी और वहाँ आसानी आपको हो जाएगी। अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस के एग्जाम के 2024 की स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल ओपनली वे में समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या जानेंगे आज, पहले इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। ये पैटर्न को जानने का पर्पस इसलिए कि हमारी तैयारी का भी पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसके बिहाफ से हम प्रीलिम्स पढ़ें, मेंस पढ़ें, कब से कैसे करें, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आप कह सकते हैं सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इसके अंदर जो बैठे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कैसे एक बेहतर आयाम की तरह हम लोग कर पाएं। फिर हम लोग जानेंगे कि यदि आपने सिलेबस को जान लिया है तो आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए। आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप किन विशेष विशेष बिंदुओं का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसके बाद, तो आपको यहाँ पे अब अगर आपने पैटर्न को समझ लिया, सिलेबस को जान लिया, रिसोर्स को जान लिया, अब आपके सामने एक चुनौती बन जाती है कि अब अपनी स्ट्रेटेजी 2024 के सापेक्ष में कैसी बनाई जाए। तो यहाँ आपके सामने स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ये हम आज डिस्कशन करेंगे 2024 के पीसीएस के एग्जाम को लेके। और साथ में जानेंगे कि अब आपको किन किन माध्यम से, किन किस तरह अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को डेली बेसिस पर ध्यान रखना, कंटेन करना है या यहाँ पे मैनेज करना है। तो यहाँ पे टाइम मैनेज के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करें जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स या मेंस यूपीपीसीएस का आराम से क्रैक कर पाएं। तो यदि जर्नी में आपको अगर इंटरेस्ट आए तो आप थोड़ा सा कमेंट करने का प्रयास करें और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक तक लोगों तक पहुंचने के बाद इस वीडियो के माध्यम से उनको लाभान्वित हो सके। तो आइएगा पहले पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं और पैटर्न पे जान लेते हैं कि कैसे कैसे इसके सापेक्ष में यहाँ पैटर्न होता है। जब हम यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो हर किसी व्यक्ति का ख्वाब होता है, काश इस चौखट पर मैं भी एंट्री करूं और चौखट पर एंट्री करने के बाद मेरे सपनों की जो ऊंचाइयां हैं वहां छूने का प्रयास किया जाए। बहुत वक्त लगता है इसको, वक्त को बदलने में। या इसके अलावा अगर बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है कि साहब मुझे यहाँ से ना जाके मुझे इस एंट्री में एंट्री करनी है। कई प्रकार की एंट्री विद्यार्थी के जीवन में यहाँ हो जाती हैं, तो एंट्री भी कई प्रकार की अगर हैं तो आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ एंट्री करनी है। तो हर किसी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सपना ये होता है कि मैं भी अखबारों में इस तरह छाऊं, या मैं भी यहाँ पर देखा जाए, यहाँ भी मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा जाए, या यहाँ पर मैं भी इस दस्तक दूं। ये बहुत सारे ख्वाब आपके होते हैं, लेकिन ख्वाब को यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आइएगा उस स्ट्रेटेजी को अपने अनुभव की इस यात्रा से आपके सामने मैं करता हूँ प्रस्तुत। तो चलिएगा वन बाई वन कर हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसका पैटर्न होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या रिसोर्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सारी बातें हम लोग आपके सामने करेंगे। पहले अगर हम पैटर्न पे चर्चा करें तो यूपीएससी का जो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है 3 लेयर पे होता है। फर्स्ट लेयर जहां पर प्रीलिम्स, जिसको हम लोग प्राइमरी या कह सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स के या प्राइमरी लेवल के एग्जाम को हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। 2 पेपर होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, समझेंगे व्यापक तरीके से वन बाई वन करके। मेंस में जाएंगे तो यहाँ 8 पेपर होते हैं, जो कि पहले 6 पेपर हुआ करते थे। उसके बाद ऑप्शनल हटने के बाद यहाँ पे 6 पेपर हो चुके हैं। कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेस्क्रिप्टिव, यानी आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप चीजों को लिखना पड़ेगा। एक आपका इंटरव्यू है, तो यानी आपको ये क्रैक करने के लिए 3 पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। आइए इस पैटर्न को हम लोग पहले व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आपके दिमाग में पूरी फिल्म कहानी बनाते हैं। अगर आप यूपीएससी की जर्नी में अगर तैयार हो चुके हो तो सपना अगर आपने देखा है तो बहुत जरूरी है उसके स्ट्रक्चर को जानना कि साहब हमें कैसे कैसे गुजरना पड़ता है। जब आप तैयारी में कदम रखेंगे तो वहां आपकी मुलाकात जीएस के फर्स्ट पेपर और जीएस के सेकंड पेपर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स में इन 2 पेपरों से मुलाकात होगी। और जब ये मुलाकात होगी, इस मुलाकात में आपको यहाँ पर
150 क्वेश्चन देखने को लिए मिलेंगे और 150 क्वेश्चन जो है 200 नंबर के 200 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। यानी कहा जाए आपकी पहली मुलाकात इन 150 क्वेश्चनों से होने वाली है। अब इसका सिलेबस क्या होता है, तैयारी क्या करें, पूरी कहानी समझेंगे, बड़ा मजा आपको आ जाएगा। एंड सेकंड पेपर जो मुलाकात होगी आपकी वो सीसेट नाम के एक पेपर से होगी, जिसको हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 में 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करता है और ये आपके देखा जाए तो आपके अंतर्गत एक डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। यानी मैथमेटिक्स जो रीजनिंग का पार्ट है वो मैथ्स रीजनिंग नहीं आता, वहाँ आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। इस सी सेट में सिर्फ एक अर्थ जान लिया, यानी ए मतलब एबिलिटी, यानी आपको आप योग्य हैं ब्यूरोक्रेसी में जाने लायक नहीं है, ये चेक यहीं किया जाता है। तो यानी क्वालिफाइंग पेपर है जहाँ पर ये देखा जाए तो 33% नंबर लाने क्या है अनिवार्य है। यानी कहा जाए आपको 33 क्वेश्चन यहाँ पर क्या करने हैं, सही करने हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, जानेंगे व्यापक तरीके से, यहाँ भी पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो यानी जब आप क्वालिफाई करते हैं तो 2 पेपर यहाँ होते हैं। अब 2 पेपर की कहानी को पहले समझते हैं, फिर मेंस को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यू को समझेंगे और पूरी कहानी हम 1 बाय 1 लेके आपके सामने चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरे पैटर्न को समझने के बाद, सिलेबस को समझने के पास आपके दिमाग में पूरी कहानी यहाँ से बन जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स में जाते हैं तो प्रीलिम्स में जीएस पेपर नंबर जो 1 था, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि वहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी मान के चलें उसका क्या सिलेबस होता है। तो 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके 7 पॉइंटों से दिए जाते हैं। यानी ये प्रीलिम्स का 7 पॉइंटों का सिलेबस है जो यूपीपीसीएस जो है प्रीलिम्स में 150 प्रश्न लेके आता है। चुनौती हमारे सामने ये बन जाती है, इसकी पीडीएफ आपको नीचे दी गई लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चुनौती हमारे सामने ये बन जाती है साहब कि ये बताइएगा कि यहाँ से कितने कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, हमारी तैयारी का ढांचा कैसे होना चाहिए, ये भी हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले अगर हम 2023 के आंकड़ों को देखा जाए तो 23 के आंकड़ों में अगर आपके सामने यहाँ सिनेरियो निकल के आ पा रहा होगा, ये 150 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं 2023 के पेपर में प्रीलिम्स में। यहाँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 22 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ इन्वायरमेंटल से देखा जाए तो 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट अफेयर से देखा जाए 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस से देखा जाए तो 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हिस्ट्री मूवमेंट से यहाँ से 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स देखा जाए तो 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और यूपी स्पेशल से यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मिसलेनियस देखा जाए तो बाकी 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एक चुनौती बन जाती है कि हम तैयारी को कैसे करें। क्या जरूरी है जो हमारी तैयारी होती है इतने कैसे तैयार करें। अगर हम यहाँ देखें, अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर देखा जाए हिस्ट्री और मूवमेंट से देखा जाए 24 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 24 में हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, चर्चा करेंगे कि एंशिएंट का पार्ट कैसे रेडी करें, मिडाइवल का पार्ट कैसे रेडी करें, मॉडर्न का पार्ट कैसे रेडी करें। ये सामने तुम्हारे सामने एक डाटा है जो आपको डिफाइन करता है कि कितने कितने प्रश्न कहाँ से 150 प्रश्नों में से आते हैं। अगर इसी के सापेक्ष में अगर हम लोग पहले के डाटा को देखा जाए तो 2022 में यहाँ पे 32 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन 21 में देखने को मिले हैं। 2020 में 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं या 26 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी आपके सामने फिल्म बना रहा है। फिल्म क्या है, डिजाइन कर रहा है कि इतने प्रश्न में यहाँ इस सब्जेक्ट से लेके आऊंगा, यानी अपने आप को यहाँ जीएस 1 के लिए इतने रेडी करना है। अगर हम यहाँ ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन है। पॉलिटी यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर 150 प्रश्न जो है 2022 में भी डिफाइन कर करके इतने प्रश्न इस चैप्टर से निकल के आ जाते हैं। तो यदि हम इसको देखा जाए, इसको इवेलुएट करें तो आपके दिमाग में सिनेरियो बन पा रहा होगा कि साहब यहाँ पे 150 प्रश्नों में से कहां से प्रश्न आते हैं, क्या इसका सिलेबस है, कितने प्रश्न आते हैं, इस पे हमने बात कर ली। अगर हम इसकी चर्चा करें जीएस 2 के साथ, ये क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन इसका भी अपना क्या है एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जहां चीजें लिमिटेशन लग जाती है कि इतना तुम्हें करना है तो वहां बड़ा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर जीएस 2 के सापेक्ष में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने इसका सिलेबस अगर देखा जाए तो सामान्यतः लगभग 9 पॉइंटों में इसका सिलेबस को रखा गया है। क्या क्या आता है ये आपके सामने पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहाँ पे सिलेबस को इंटरलिंक करके चीजों को पढ़ने का आप प्रयास करेंगे। यानी इंटरपर्सनल स्किल्स है, कंप्रीहेंशन है, कुल मिला के 9 टॉपिक आपके सामने डिफाइन किए। लेकिन चुनौती बन जाती है कि 9 प्रश्नों में से कहाँ से कितने कितने प्रश्न आते हैं, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग से 16 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कंप्रीहेंशन से 22 क्वेश्चन देखने को, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी से 18 क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल से 13 क्वेश्चन और हिंदी से यहाँ पे देखा जाए तो 15 क्वेश्चन। कुल मिला के देखा जाए तो 100 प्रश्नों का जो डाटा है वो यहाँ से दिया गया होता है। इसमें भी लगभग देखा जाए बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स जो हैं सीसेट क्वालिफाई ना करने की वजह से पास नहीं कर पाते हैं। तो आपने अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने
सिनेरियो जाना कि हमने साहब कि प्रॉब्लम्स की जो ढांचा होता है 150 प्रश्न यहाँ और यहाँ पे ये वाले प्रश्न, ये पेपर क्वालिफाइंग है तो मेरिट कहाँ से बनेगी? आप बोलेंगे सर मेरिट जो बनेगी वो यहाँ जीएस फर्स्ट से बनेगी। सामान्यतः हम ऐसा कह सकते हैं कि 90 प्लस यानी कैसा है 95 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं 150 में से, लास्ट के 4-5 सालों को एवरेज निकाल लिया जाए तो आप मान के चलें कि प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने के लिए आप 100 प्लस क्वेश्चन सीओटी के साथ अगर सही कर लेते हैं तो मान के चलें आप प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। इनका बाद में कोई अहम योगदान नहीं होता है। आइएगा अब चर्चा कर लेते हैं कि मेंस में कैसे कैसे चीजें डिफाइन की गई होती हैं और जानते हैं कि उसमें प्रश्न कैसे आते हैं। सामान्यतः मेंस का ढांचा बड़ा व्यापक तरीके से डिफरेंट चीजें दी गई हैं। आओ इसको पूरा व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपके पास जीएस के फर्स्ट पेपर होता है, जीएस का सेकंड पेपर होता है, जीएस का यहाँ पे 3 पेपर होता है, जीएस का 4 पेपर होता है। मैं कहूँ तो ये 4 पेपर हुआ करते थे लेकिन उसके बाद एक ऑप्शन हुआ करता था। अब इसके ऑप्शनल को कन्वर्ट करके अब यहाँ पेपर ही इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। तो अब पेपर नंबर जीएस का क्या आ चुका है? 5 आ चुका है। यहाँ जीएस का पेपर नंबर यहाँ पे 6 आ चुका है। तो जीएस के आपके सामने ये 6 पेपर होते हैं। आइएगा पहले 6 को समझते हैं, उसके बाद पूरी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। अगर जीएस के फर्स्ट पेपर में जाओगे तो यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट होता है। अब हिस्ट्री में चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो, ये हिस्ट्री में हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो है इसका ज्योग्राफी का पार्ट होता है। ज्योग्राफी में चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इसमें पार्ट आ जाएगा। समझेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स निकल के आते हैं। उसके बाद जाएंगे तो सोसाइटी का पार्ट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 पैरामीटर से बनके यहाँ पे जीएस फर्स्ट बनता है। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे समझने के लिए तो 200 ही नंबर का क्या होता है? आप बोलेंगे सर 200 ही नंबर का हमारा यहाँ पे जीएस पेपर नंबर 1 होता है। तो 200 ही नंबर का जीएस पेपर नंबर 1 है, 200 ही नंबर का 2 है, 200 ही नंबर का यहाँ से ये है, 200 ही नंबर का ये है, 200 ही नंबर का ये है, 200 ही नंबर का ये है। यानी अगर जीएस का अगर हम लोग वेटेज देखें तो आप कह सकते हैं कि 1200 नंबर का अब जीएस हो चुका है जो यूपीपीसीएस के मेंस में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे जीएस 2 के सापेक्ष में तो यहाँ पॉलिटी का पार्ट होता है, गवर्नेंस का पार्ट होता है, जस्टिस का पार्ट होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, एंड देन आईआर का पार्ट होता है। कुल मिला के इन 5 सेगमेंट के मिला के जीएस 2 के पार्ट को रखा जाता है। वहां से आपको 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जीएस 3 में जाओगे तो इकोनॉमी का पार्ट है, उसके बाद यहाँ इन्वायरमेंटल का पार्ट है, उसके बाद यहाँ जाएंगे तो आपके साथ यहाँ पे साइंस टेक का पार्ट निकल के आ जाएगा। अगर इसके बाद जाएंगे रिसर्च मैनेजमेंट का पार्ट निकल के आ जाएगा और यहाँ सिक्योरिटी का पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट निकल के आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लगभग सामान्यतः 5 पॉइंटों के आधार पर जीएस 3 को रखा जाता है। अगर जीएस 4 में जाएंगे तो यहाँ आप जैसा कि जानते हैं इथिक्स के नाम से हम इसको फेमस है, लेकिन इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो है 3 वर्डों को मिलाकर जीएस 4 बना जाता है। जहाँ पर देखा जाए सामान्यतः थ्योरी का पार्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी का पार्ट होता है। इट मीन्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीएस 4 को यहाँ पे 2 पार्टों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे जीएस के 5 पेपर में, जीएस के 5 पेपर में आओगे तो ये दोनों पेपर किसके लिए होते हैं? आप मान के ये जान लीजिएगा, ये यूपी स्पेशल के पेपर लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ किसकी बातें की जाएंगी? जीएस 5 और 6 में यूपी स्पेशल की बातें की जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ यूपी का ही होगा और यहाँ भी यूपी होगा। लेकिन यहाँ यूपी का क्या होगा? तो यहाँ पे यूपी की हिस्ट्री को रखा गया है, यहाँ की यूपी की पॉलिटी को रखा गया है, यहाँ की यूपी के आर्ट कल्चर को रखा गया है, यहाँ की यूपी को सिक्योरिटी को रखा गया है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर एंड सिक्योरिटी कुछ विशेष पॉइंटों को मिलाकर यहाँ जीएस 5 को बनाया गया। अगर यहाँ जीएस 6 में जाएंगे तो इसमें यूपी का ही पार्ट है, लेकिन किसका? यूपी की इकोनॉमी के बारे में बात करता है, यूपी की यहाँ से ज्योग्राफी के बारे में बात करता है, यूपी के यहाँ इन्वायरमेंटल के बारे में बात करता है। ये कुछ मुख्य मुख्य जो बातें हैं यूपी के, अगर ज्योग्राफी में अगर हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं तो यूपी एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपके साथ 1200 नंबर का क्या होता है? जीएस का पेपर होता है। अभी कहानी अभी आपके सामने 6 ही पेपर की हुई है, 2 पेपर इसमें और रखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पेपर अगर 6 आप जान चुके हैं, अब पेपर आता है एस्से का। ये ऐसे का आपको 3 खंड आपको दिए जाते हैं, जहां पर ए खंड होता है, बी खंड होता है, सी खंड होता है। यहां भी इसमें से 3 ऐसे दिए जाते हैं, यहां भी आपके पास 3 ऐसे होते हैं, यहां भी 3 ऐसे होते हैं। इसमें से आपको एक ऐसे यहां करना होता है, एक ऐसे यहां करना होता है, एक ऐसे यहां करना है। यानी सामान्यतः हम ये कह सकते हैं आपके पास 50 नंबर का ये होगा, 50 नंबर का ये होगा, 50 नंबर का ये होगा। कुल मिलाया जाए तो 150 नंबर में आपके पास मेंस में ऐसे का पेपर होता है, जहां पर 50-50 क्वेश्चन में करना होता है। देखा जाए ये 700 वर्डों में आपको डिफाइन करना होता है, 700 वर्डों में यहाँ आपको लिखना होता है। तो कुल मिला के अभी आपके पास यहाँ ऐसे का पेपर बन चुका है। इसके और ऊपर जाएंगे तो एक पेपर आपके पास क्या होता है? हिंदी का होता है। और हिंदी का पेपर भी अगर देखा जाए, आपको देखें
तो यहाँ पे भी देखा जाए 150 ही नंबर का होता है। ये सारे पेपर क्या हैं, सब्जेक्टिव हैं जो आपको लिखने होते हैं। कुल मिलाकर 150 नंबर का ही आपके पास क्या होता है, हिंदी का। तो यानी हम इसको आपस में इवेलुएट कर लें तो मेंस का जो ढांचा है, आप कह सकते हैं सर मेंस का जो ढांचा है 1200 और 300 कितना 1500 नंबर का आपका क्या होता है, मेंस हो जाता है। ये एक सिनेरियो है जो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसे काम तो चलेगा नहीं। आप भाई यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं और आपके जहन में अभी इससे काम थोड़ी चला। ये तो सर आपने पैटर्न बताया। यानी अब हमें यहाँ पे डीपली पढ़ने के लिए ये डिफाइन करना पड़ेगा। अगर 200 नंबर का जीएस फर्स्ट पेपर आ रहा है तो यहाँ पे हिस्ट्री कितने नंबर की आ रही है, ज्योग्राफी कितने नंबर की आ रही है, सोसाइटी कितने नंबर की आ रही है, ये तुम्हारे सामने चुनौती बन जाती है। अगर इसको भी इवेलुएट करेंगे तो लगभग ये मान के चलें कि 60 से 70 नंबर की ये आती है, 60 से 70 नंबर की यहाँ आती है, 60 से 70 नंबर की ये आती है। कुल मिलाकर हम एवरेज लगा लें तो सामान्यतः ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, सोसाइटी का पार्ट कुल मिलाकर 200 नंबर का ऐसे हो जाता है। इसी तरह अगर हम पॉलिटिक गवर्नेंस की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे तो इनको भी हम आगे बांटेंगे। अभी इकोनॉमी की बात करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ कितने कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन सा सिलेबस है वो जरूरी बन जाता है। तो ये रही आपका, यानी यहीं से मेरिट क्या होती है आप बनती है। यहाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। मेंस की जो मेरिट है सामान्यतः 700 से लेकर 900 के बीच में ही रहती है, आप ये जानते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो तीसरा जो चरण होगा इसका वो कौन सा होगा, इंटरव्यू होगा। यहाँ पे अगर इंटरव्यू की बात करेंगे दोस्तों तो इंटरव्यू यहाँ पर कितने का होता है, ओनली इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपके इनर व्यू कैसा है, आपके अंदर का व्यू कैसा है, आपके देखने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, नॉलेज है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ फॉर यू। यानी आपकी जो बेसिक थिंग सोच है, एक आपके पास बिहेव है, आचरण है, आपके पास आई कॉन्टेक्ट कैसे आप कर पाते हैं, नॉलेज है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दैट इज द इंटरव्यू, राइट। इट मीन्स मतलब ये होता है ओनली 100 नंबर का। कुल मिलाया जाए यदि यहाँ पहले मेरिट बनेगी, जब ये क्वालिफाई बच्चे कर लेंगे तो फिर यहाँ जाएंगे। ये देखने के बाद आप सामान्यतः कह सकते हैं कि पीसीएस जो बनते हैं, एसडीएम जो आपका ख्वाब है बनने का, वो 1600 नंबर से आपको फाइनल लिस्ट में यहाँ आपको बढ़ता दी जाती है। आइएगा इसको अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। रिसोर्स क्या होने चाहिए, पूरी कहानी आपके सामने में लेके आ चुका हूँ। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ देखो, जो मैंने बताया आपको ये ओनली डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या है, प्रीलिम्स का पेपर, दो पेपर 1 और 2, 150 नंबर यहाँ पे कहा जाए मार्क्स का है, या ये मार्क्स अलग है, मेंस के हो गए, उल्टा हो गए चला गया। जीएस पेपर नम जीएस नंबर 2 यहाँ से निकल के आ जाता है, राइट। तो ये कहानी आप लोग देख पा रहे होंगे। मेंस का क्वेश्चन ये रहे, सारे मेंस ये रहे, उसके बाद यहाँ पे ये 100 नंबर ये रहे, ये आपका डाटा है। लेकिन ऐसे काम तो नहीं चलेगा, हमें इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और डीपली पढ़ने के लिए आइएगा अब कहानी को लेकर चलते हैं मेंस की तरफ। कि मेंस में आपके सामने क्या होता है, 6 पेपर जीएस के होते हैं, एक पेपर हिंदी का और एक पेपर एसए का। कुल मिला के 8 पेपरों का संयुक्त अध्ययन होता है। उसको सीक्वेंस वाइज कैसे तैयार करें, ये चुनौती आपके सामने बन जाती है। अब बचे हुए समय में 2024 के लिए हमें कैसे पढ़ना है ये भी मैं चर्चा करूंगा। आपको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में तैयारी क्या है यहाँ पे कराऊंगा, आपको यहाँ पे मजा आ जाएगा। आइएगा अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का जो पेपर है कितने नंबर का हो रहा है, बोलेंगे सर 150 नंबर का पेपर होता है, यानी 150 मार्क्स का पेपर आपके सामने होता है। यहाँ पे सामान्य हिंदी के खंडों से अगर देखा जाए तो दिए गए जितने भी गद्य खंड होते हैं वहाँ पे प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, वो आपको आंसर देने पड़ेंगे। दूसरे पॉइंट में संप्रेषण जो होता है, या तीसरे पॉइंट में सरकारी अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, तार लेखन होते हैं, कार्यालय होते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप आदेश क्या कहते हैं, यानी सरकारी पत्र क्या होते हैं, अधिसूचना किसे कहते हैं, परिपत्र किसे कहते हैं, ये मुख्यतः बातें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वर्तनी वाक्य शुद्ध हैं, लोकाक्ति हैं, मुहावरे हैं, ये भी आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव लिखना है, टिक नहीं करना है। यानी यहाँ आपको 5 वर्ड दिए जाएंगे, उस 5 वर्डों से आपसे वो प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव वे से ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का हिंदी का वेटेज है, जहां पर अगर अच्छी हिंदी आती है तो 150 प्रश्नों से कितना तुम्हें टारगेट सेट करना है ये भी मैं अभी डिफाइन करूंगा, देखिएगा। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे ऐसे के सापेक्ष में, तो ऐसे आपको पता है, देखो पहला खंड कहाँ रहा, पहला खंड ए ही रहा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक। यहाँ 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे, यहाँ से तीनों में से किसी एक को चूज करके 700 वर्डों में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, जो एक ऐसे आपको 50 नंबर का होगा। ऐसी सेकंड में हम लोग बात करेंगे, सेकंड भी कहानी आपके सामने है, थर्ड भी आपके सामने कहानी दे रखी है, यानी कुल कह सकते हैं 3 खंडों में से आपको 3 ऐसे लिखने हैं। और यहाँ पर ऐसे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका खुद का अपना कोई सिलेबस नहीं होता है, सबके सिलेबस से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये कही रही ऐसे कहानी। अगर आप जीएस के फर्स्ट पेपर पे आएंगे
तो आपके सामने मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहा हूँ, देख लीजिए, देखने समझ में आपको मजा आ जाएगा। सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर अगर 1 है तो ये कितने नंबर का, 200 नंबर का होता है। अगर हम 1 से लेकर अगर देखें 6 तक तो ये हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ निकल के आएंगे। अगर हम यहाँ 7 से लेकर 10 तक आ जाएं पॉइंट तक तो ये सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। अगर आप यहाँ 11 से लेकर 17 तक आएंगे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके जीएस के फर्स्ट पेपर को 3 खंडों में हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्ट्री का पार्ट है, दूसरा सोसाइटी का पार्ट है, तीसरा ज्योग्राफी का पार्ट है। यानी अब यहीं से 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास चुनौती बन जाती है कि अगर हम लोग यूनिट वाइज करके हम टेस्ट को रेडी करें कि पहले वाले को कैसे रेडी करना, दूसरे वाले को रेडी कैसे करना। तो इस तरीके से आपके पास 17 पॉइंट दे रखे हैं, 17 पॉइंटों में आप जीएस के फर्स्ट पेपर को रेडी कर सकते हैं। आइए इसकी इंटरलिंक तैयारी कैसे करनी चाहिए इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जीएस 2 का आपके सामने सिलेबस ये दे रखा है, जीएस 3 का सिलेबस ये दे रखा है, जीएस 4 का ये सिलेबस दे रखा है, जीएस 5 का सिलेबस दे रखा है, तो जीएस 6 का ये सिलेबस दे रखा है। तो यानी ये 6 तक इतना सिलेबस है कि इसको समझने के लिए बड़ा समझदार विषय बनना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं इंटरलिंक करके लाऊंगा। क्या करूंगा देखिएगा, जीएस फर्स्ट, जीएस 2, यानी अब जीएस फर्स्ट को कैसे रेडी करें इसकी सिंगल एक वीडियो बनेगी। इससे क्या होगा, आप प्रॉपर वे में एक सब्जेक्ट के साथ काम कर पाएंगे। इवन ये देखा जाए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी को रेडी कैसे करें उसकी इंडिविजुअल तैयारी मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप समझ पाओ कि अब हमें हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सोसाइटी के लिए बुक्स कैसे कौन सी पढ़नी है। ये नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जीएस वाइज मैं आपके सामने सीरीज लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो दिल से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बट ये सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे लिंक दिया गया है। आइएगा इसकी कहानी को थोड़ा सा और डीपली लेकर चलते हैं आपके सामने। अब चुनौती कैसी होनी चाहिए 2024 के एग्जाम को लेते हुए, उस पर हम पूरी डिबेट आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या। देखो यहां से पॉइंट बन जाता है इंपोर्टेंट सेगमेंट का। क्या सेगमेंट देखिएगा, आपके पास अगस्त है, आपके पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीने का एक स्लॉट कन्वर्ट कर लीजिएगा। साहब बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए फुल टू तरीके से डेडिकेट हैं तब जाके बता रहा हूं, तब तो फॉलो करिएगा, नहीं बाकी तो तुम पता ही है दुनिया में सब लोग बैठे हुए हैं कि हर तरह के। यहां दिसंबर और ये जनवरी, इसका तुम स्लॉट अलग कर लीजिएगा। और ये फरवरी और ये मार्च और ये अप्रैल और मई में तो पेपर होगा ही, इसलिए उसका अलग कर लीजिएगा। ये एक सिनेरियो है। यहां पे तुम्हें क्या करना है देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कोशिश करिएगा, आपके पास कुछ पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं पूरी जीएस के लिए, जो प्रीलिम्स में मेंस में भी दोनों में काम आते हैं। वहां पे 70% 60% जो सिलेबस है वहीं से कवर हो जाता है। इस पिलर में पहला पिलर कौन सा बोलेंगे सर, हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी इकोनॉमी है, तीसरा ज्योग्राफी है, और देन इसके बाद बोला जाए तो यहाँ पे पॉलिटी है। यानी 4 पिलर हैं जो जीएस के फर्स्ट प्रीलिम्स में या मेंस में लगभग 60% सिलेबस को कवर कर लेते हैं। बाकी जो सिलेबस है वो यहाँ इन्हीं के माध्यम से बना होता है। जैसे पॉलिटी से गवर्नेंस बन गया है ना, पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ गया, एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से बन जाता है। ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इस 4 मंथ में आपको पिलर्स पे काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल पिलर्स का मतलब 4 के 4 पिलर रेडी होने चाहिए, जहां पे आपकी तैयारी 40 से 60% हो जाएगी। अब तैयारी कैसे करनी है समझो बड़े प्यार से। आप इसमें काम करिएगा, 4 महीने हैं 2-2 महीनों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यानी पिलर नंबर 1 पे काम करना है, पिलर नंबर 2 पे काम करना है। बिल्कुल सही बात है, हम करेंगे। सपोज कर लो आपने हिस्ट्री ले ली तो यहाँ पॉलिटी को ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जो अगस्त और सितंबर है, तो अगस्त और सितंबर में आपने यहाँ पे हिस्ट्री को रेडी कर लिया, पॉलिटी को रेडी कर लिया। यानी आप मान के चलें कि आपको लगभग 8 से लेकर 9 से 10 घंटे पढ़ाई पर डे देनी ही पड़ेगी। अब वो एग्जाम नहीं रहे पहले वाले कि हाँ आराम से लास्ट मोमेंट पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो ख्वाब अगर हैं तो आप ध्यान रखना आपके खोखले ख्वाब हैं। इसीलिए 2 पिलर लेके चलिएगा यहाँ पे अगस्त और सितंबर में। अब इसको रेडी कैसे करना है ये भी जानने का प्रयास करें। देखिएगा किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए अगर आप पे उस पर महारत हासिल करना है तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर्स होता है कि सबसे पहले बेसिक पढ़ लें, और एक पैरामीटर होता है उसमें कुछ एडवांस जो किताबें हैं या फिर कोई नोट्स हैं या कोई फाउंडेशन चीजें आपने ज्वाइन कर रखे हैं कहीं भी, उसको कर लें। और तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ रिवीजन कितना करें और यहाँ पे प्रैक्टिस कितनी करें और टेस्ट कितना लगाएं।
तो अगर आपने बेसिक रेडी कर रखा है तो एडवांस पे काम करें इस टाइमिंग में, और यदि बेसिक रेडी नहीं है तो एडवांस को बेसिक को लेके चलें। अब सोचिए ये बड़ा खतरनाक विषय बन रहा था, बिल्कुल सही बात है भाई। वो एग्जामिनर आपके ये नहीं देखता कि तुमने तैयारी कब से स्टार्टिंग करी है, एग्जामिनर सिर्फ इतना देखता है कि तुम कितने प्रकार के कितने तरीके के प्रश्न यहाँ सही कर पाते हो। तो यहाँ आपके सामने पिलर नंबर अगर यहाँ आप काम करेंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी रेडी हो जाएगा अगस्त और सितंबर तक। फिर अक्टूबर नवंबर में क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी को ले लेंगे। इससे ये मान के चलें कि इस यहाँ तक आपकी तैयारी का लगभग 60% चीजें आपके सामने कवर हो पाएंगे। इससे दो बेनिफिट आपके सामने निकल के आ जाएंगे। अब आपके सामने दो चुनौतियां हैं, अपने टाइमिंग को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ दो पिलर पे काम कर लिया, अब यहाँ अगर 2 घंटे ये काम करते हो, 2 घंटे ये काम करते हो, 2.5 घंटे ये काम करते हो, 2.5 घंटे काम करते हो, तो मेरे ध्यान से अपने टाइमिंग को 3 पेयर में कन्वर्ट कर लो, 3 की जगह 4 में कन्वर्ट कर लो। यहाँ 2.5 घंटे काम कर लिया, उसके अलावा 3 पेयर पर 2 घंटे जो काम करिएगा वो ऐसे सब्जेक्ट पे काम करिएगा जो सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते हैं। ये क्या सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे सोसाइटी का पार्ट है, इथिक्स का पार्ट है, एसे का पार्ट है, राइट, यहां से गवर्नेंस का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। ये पार्ट 2 से 3 घंटे पर डे दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप नवंबर तक आपने कम से कम तो बेसिक आधार कर लिया रेडी। उसके अलावा आपने यहां पे देखा जाए तो जो मेंस में आता वो कमांड कर लिया। जब ये तुम कर पाओगे तो आपके दिमाग में पूरी फिल्म और कहानी बनती हुई चली जाएगी। ये 4 महीने का पूरा टारगेट सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जब दिसंबर जनवरी में आओगे तो आपको 2 काम करने हैं, देखिएगा। एक, सबसे पहले रिवीजन मोड पे रहना है। रिवीजन मोड पे क्या करोगे, जो आपने 4 महीने में रेडी करा है अगर उसको 2 महीने में तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे तो मान के चलो कि आपने अभी वो तैयार किया ही नहीं था। तो एक तो रिवीजन करना है। उसके अलावा बाकी जो अन्य इसके सब पिलर बचे हुए हैं, जो सेकंड पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, या डिफरेंट जो आगे देखा जाए सब्जेक्ट हैं, उनको अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, या बाकी बेसिक साइंस वगैरह है, उसको यहाँ रेडी करना है। तो यहाँ रेडी करने से क्या होगा, आपने कंप्लीट यहाँ से मेंस को भी लेके चल लिया, यहाँ के भी लेके चल लिया। यानी आपके दिमाग में अब बन पा रहा है कि यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग प्री प्लस मेंस की कर रहे हैं। यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं प्री की भी कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्री की क्वालिटी ज्यादा आ जाएगी। क्यों, रिवीजन कर रहे हो, साथ में ये लेके चल रहे हो। इससे क्या हुआ, आपने प्री मेंस की तैयारी जनवरी तक आपने क्या किया, इसको किया। जब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रीलिम्स की तरफ कन्वर्ट हो जाना है। इससे क्या होगा, अपने टाइमिंग को देखा जाए प्रीलिम्स में कितना कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर प्रीलिम्स में आपको लगभग देखा जाए 80 से लेकर 90% जो टाइमिंग है वो यहाँ पर किस में करना है, कन्वर्ट प्रीलिम्स में, और बाकी जो 10% टाइमिंग है वो यहाँ रिवीजन करते हुए चलेंगे, जिससे कि जो आपने ये पढ़ रखा है वो रेडी हो जाएगा। यानी अब आपने टाइमिंग को जो बचा हुआ है मई से एग्जाम से पहले पहले इसको रेडी करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ खोखले ख्वाब देखते हैं और ये सोचते हैं कि साहब प्रीलिम्स किसी तरीके से पास हो जाएं और फिर मेंस में हम लोग तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती कर पाते हैं। मेंस ना निकल प्रीलिम्स ना निकलने की वजह ये है कि आपका मेंस अच्छे से रेडी है ही नहीं। जितना अच्छा मेंस होगा उतना अच्छा आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो यहीं से आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हमें ये क्या करना है, टाइम टेबल सेट करना है। अब इस टाइम टेबल में क्या करना है, थोड़ा सा और मैं आपके सामने निशान करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ये तो करेंगे आप डेली बेसिस पर जो ये है, इसके साथ इसमें आपको करंट अफेयर को भी करना है। लिखिए सर, डेली बेसिस पर 1 आवर पर डे बेसिस पर करंट अफेयर के ऐसे सेगमेंटों को देना है और इंटरलिंक करके चलना है जहां पर आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम कर सकते हो। इसके साथ डेली बेसिस पर देखा जाए प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन को लेके आना। जैसे सपोज कर लो प्री करोगे तो प्री के लगभग मान के चलें कि 30 क्वेश्चन पर डे करने ही करने हैं। जिससे क्या होगा, 30 क्वेश्चन के करने से ये आपके दिमाग में फिल्म बन पाएगी, साहब मुझे अभी ये वीक एरियाज हैं जो मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। साथ में मेंस के भी आपको मान के चलें कि 2 क्वेश्चन पर डे आंसर राइटिंग के करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगते हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगेंगे। यानी अपने आपको एक्टिव मोड में रखना है। जब तुम डेली बेसिस पर 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये वाला, ऊपर से मेंस का भी पढ़ोगे, ऊपर से करंट अफेयर पढ़ोगे, ऊपर से प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ोगे, ऊपर से मेंस के आंसर लिखोगे, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो दिनचर्या है वो बड़ी एक्टिव मोड में आ जाएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको यहाँ तैयारी करनी है। लेकिन चुनौती ये बन जाती है कि सर अपनी तैयारी को अब यहाँ इसके आधार पर हम करें कैसे, इसको रेडी कैसे करें। तुम्हें लगता है कि यदि मेरी हेल्प लेनी है, तुम्हें लगता है कि मेरे माध्यम से या मेरे साथ जुड़कर आप बहुत सारे सेगमेंट में जुड़कर अपने आप को कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस की जर्नी में आप क्वालिफाई कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आप मेरे साथ जुड़कर एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, सबसे अच्छा सेगमेंट क्या है यहाँ पे देखा जाए, एससी का है।
ये ऐसे ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप अपने आप को देखिएगा 150 नंबर का ऐसे है, तो सामान्यतः मान के चलें अगर 60% नंबर लेके आते हैं ऐसे में, तो 90 नंबर लाने की भूमिका में आप यहां से हो जाते हैं। और ऐसे ऐसा सेगमेंट है जहां पे मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, ऐसे के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए आपके सामने एक बैच जो है 5 अगस्त कल से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे। जहां ये फाउंडेशन बैच है वहां पे डिबेट डिस्कशन करेंगे, आपकी कॉपियां भी चेक करेंगे, आपको लीड भी करेंगे, आपके ऐसे भी लिखवाएंगे। इसमें जुड़कर आप यहाँ पे इससे अपनी यूपी पीसीएस की जर्नी को स्टार्टिंग कर सकते हैं। जो आपका लगभग मेंस का 150 प्रश्नों का जो डाटा है वो आराम से रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत आती तो दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पे मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। ये तो रहा मेरे साथ जुड़कर। दूसरी बात, अगर यूपी पीसीएस की जर्नी में अगर आप जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होगा, सिनेरियो बन पा रहा होगा कि सर यहाँ जो एक वर्ड है बेसिक कहाँ से रेडी करें। तो बेसिक रेडी करने के लिए एक ही रास्ता, जिसको एनसीईआरटी कहता हूँ, और आपको लगता है कि यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ मेरे साथ जुड़कर जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी भी एनसीईआरटी की फीस मैंने बच्चों की डिमांड पर 1200 रुपये कर रखी है। इसके साथ जुड़कर अपनी बेसिक तैयारी को स्टार्टिंग कर सकते हैं। तीसरी बात आती है सर, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमारे सामने चुनौती बहुत सारी होती हैं। उस चुनौती को दूर करने के लिए अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए टारगेट। तो यहाँ दो चीज़ें आपके सामने बहुत ज़रूरी हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बेसिक साइंस अलग है, साइंस टेक्नोलॉजी अलग है, इन्वायरमेंटल है, एंड देन यहाँ पे करंट अफेयर है। यूपी का सेंसस है या यूपी स्पेशल के क्वेश्चन निकल के यहाँ यूपी पीसीएस में आ जाते हैं। सामान्यतः आपको अब सेट करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर हिस्ट्री के पार्ट में अगर एंशिएंट है, मिडाइवल है, वो मॉडर्न है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को हम ऐसे ही ओवरव्यू ले लेंगे। मान के चले यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते हैं। अगर मैं एंशिएंट की तरफ जाऊंगा तो मान के चले यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मिडाइवल की तरफ जाऊंगा तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये घट बढ़ भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इतने प्रश्न आते हैं। अगर मैं मॉडर्न की तरफ जाऊंगा तो लगभग यहाँ 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर को भी जोड़ लेंगे तो 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अब आपके सामने सिनेरियो होना चाहिए कि साहब मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मैं मिडाइवल में, मॉडर्न में किस किस चीज़ों पे फोकस करूं। ये 4 प्रश्न कहां से आते हैं आपको ज्ञात होगा। लगभग 20% सिलेबस से देखिएगा 80% क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि 20% सिलेबस कौन सा है। अगर आपको ये जज नहीं किया जाएगा तो आप स्पेक्ट्रम को लेकर, विपिन चंद्रा को लेकर, बाकी जितनी भी किताबों को लेकर आप यहाँ गीता की तरह, नोवेल की तरह पढ़ते निकल जाएंगे, लेकिन आपका जो फ्लो है वो बेस्ट डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तैयारी को बेस्ट करने के लिए 3 चरण बहुत जरूरी हैं कि आप पहले बेसिक पढ़ें, और बेसिक के पढ़ने के साथ आप एडवांस पढ़ें, और उसके बाद टेस्ट लगाएं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक रेडी नहीं है तो मेरे साथ एनसीईआरटी में जुड़कर आप यहां अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ प्रैक्टिस करने में, टेस्ट लगाने में समस्या पैदा होती है, तो मैं स्पेशल यूपी पीसीएस के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाया हूं, जहां पर आपको प्रॉपर वे में, जो मैं बता रहा था अभी, वहां गाइड किया जाएगा। जरूरी होता है कि आपको प्रॉपर वे में लीड करना, जरूरी होता है कि आपको एक डायरेक्शन देना। इसीलिए यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए आपके सामने देखा जाए एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जुड़कर ये 600 रुपये मान के चले फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिएगा 600 रुपये में आपको इतना सब कुछ मिलेगा कि आपको प्रॉपर वे में यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर्ड किया जाएगा। जहां पर 2 चीजें मिलेंगी, आपको गाइडेंस मिलेगा, डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या होंगे, एक आपके पास जजमेंट किया जाएगा, यहाँ डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या 2-3 दिन के बीच के अंतराल में यहाँ टेस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आप पॉलिटी के इंडिविजुअल टेस्ट देंगे, जैसे राइट्स के अलग टेस्ट होगा, ड्यूटीज का अलग टेस्ट होगा, डीपीएसपी का अलग टेस्ट होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे यहाँ टेस्ट होंगे। ऐसे ही यहाँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। यानी जब आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पे फिर करेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सपोज पॉलिटी के 4-5 टेस्ट होंगे, हिस्ट्री के 4-5 टेस्ट होंगे, ज्योग्राफी के 4-5 टेस्ट होंगे। उससे आप अपने अंदर निखार पाएंगे, और जब उसके बाद आप ये सीख जाओगे, टॉपिक सीख गए, सब्जेक्ट सीख गए, तो क्या होगा, आपका कंबाइंड टेस्ट होगा। तो कंबाइंड टेस्ट में आपके यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये इसके साथ जुड़कर ये मात्र 600 रुपये मान के चले सर्विस कॉस्ट है, बाकी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। लगभग 200-250 प्रश्न यहाँ से होंगे। तो आइए जर्नी को लेकर चलते हैं आगे कि हमने अभी क्या बात किया था कि पैटर्न पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, रिसोर्स पे और बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात कर चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट करें, इस पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो रिसोर्स की चर्चा कर लेते हैं। रिसोर्स बहुत जरूरी है। देखिएगा यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारे बच्चे घटना चक्र को लेकर उसको रामबाण समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र रामबाण नहीं है। घटना चक्र लास्ट ईयर में पेपर आए हुए प्रश्नों का उच्चारण करता है। अगर वहीं से कोई प्रश्न आसपास से आएगा तो आप कर सकते हो। तो यानी यूपी पीसीएस के सापेक्ष में अगर हम लोग देखें तो ये एक ट्रेंड चला है। देखिए क्या ट्रेंड है, यूपी पीसीएस
में 30 से लेकर 35% जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू से आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं। इसका मतलब यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए पीवाईक्यू का भी 50 कितना परसेंट रोल है, 30%। लेकिन सिलेक्शन 30 से नहीं होता है। अगर 1500 150 क्वेश्चनों में से 150 क्वेश्चनों में से आप 100 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आओगे तो आप ये कह सकते हो लगभग 65-70% के आसपास आपको प्रश्न सही करने पड़ेंगे, यानी जो कट ऑफ जा रही है वो 70% के आसपास जाने की संभावना है। तो अगर हम यहाँ देखें 30-35% तुमने यहाँ से कर लिया, तो बाकी यहाँ से कहाँ करोगे, तो ये होता है एडवांस लेवल, यानी जो इस बार नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया, कभी नहीं आया, तो प्रश्न नए तरीके से घूम के आएगा, तो उस नए तरीकों को टैकल करना है। तो हमें यूपीपीसीएस के सापेक्ष में इनके साथ साथ हमें इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सिलेक्शन हमारा यहीं से होना, क्योंकि ये तो बेसिक है, हर व्यक्ति पढ़ के जाएगा, हर व्यक्ति घटना चक्र पढ़ के जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे दो चीजों पे विशेष ध्यान देना। देखिए, एक बेसिक को पढ़ना है, एक एडवांस को, और एक प्रैक्टिस करनी है। इस बेसिक के लिए जरूरी है प्रत्येक बुक की आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, यहाँ आपके पास बुक्स होनी चाहिए, और यहाँ घटना चक्र जो है लास्ट ईयर की, और उसके बाद यहाँ टेस्ट आपके पास जरूर होने चाहिए। देखिएगा, सपोज कर लो हिस्ट्री को तुम लोगे तो ऑल एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी पढ़नी पड़ेंगी, मैंने वीडियो बना रखी है, वहां जाके उसको देख सकते हैं। एंशिएंट इंडिया के लिए यहाँ पे आर एस समरा पढ़ सकते हैं, मिडाइवल के लिए यहाँ सचिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न के लिए आप बीएल ग्रोवर या स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो छठा पॉइंट लिखा है मैंने, ये क्या है, ये आपको यहाँ देखा जाए हिस्ट्री के लिए अब आपको घटना चक्र पढ़नी, यानी इग्नोर नहीं मार रहा हूं इसको, इग्नोर नहीं मानना। घटना चक्र इसलिए सफिशिएंट है कि लास्ट ईयर के 10 से 15-20 सालों के जो पेपर दिए गए होते हैं उनका उच्चारण आपके सामने इसमें दिया गया होता है। ऐसे ही आगे चलेंगे तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ जीसी लियोन को फॉलो कर लो। और जीसी लियोन को अगर तुम नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए यहाँ महेश कुमार वर्णवाल को या माधुसूदन किताब की कोई सी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो छठा पॉइंट मैंने लिखा है ये क्या है, यहाँ पे घटना चक्र को फॉलो करना। लेकिन ये चक्र जब लेके आना है, जब सारे चक्र पूरे हो जाएंगे तब इस चक्र को लेके आना है। इससे पहले चक्र लेके आओगे तो तुम्हारे दिमाग में थ्योरी नहीं बनेगी, तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट नहीं बनेंगे, ये जरूरी होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ से इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी की भी कहानी मैंने ऐसे लिखी है, पहले ये सब पढ़िएगा, फिर आपने घटना चक्र पढ़िएगा। ऐसे ही मैंने सबके सामने यहाँ इंडियन पॉलिटिक लिखी, पहले ये सब पढ़िएगा, फिर घटना चक्र पढ़िएगा। उसके बाद मैंने यहाँ भी आपके सामने इन्वायरमेंटल लिखा है कि पहले ये सब पढ़िएगा, फिर उसका घटना चक्र पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में, साइंस टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही पढ़िएगा। ये जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, प्रॉपर वे में तैयारी हो जाएगी। तो यूपीपीसीएस भी क्वालिफाई करना अब आसान काम नहीं है। आसान है तो अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट बनाइएगा, उसके बाद आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज की चर्चा के लिए इतना ही हम लोग आज ऑफ कर लेते हैं, लेकिन कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, तो यहाँ आप LBIS प्ले स्टोर को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम यूपीपीसीएस का बिल्कुल फुल टू बैच 2024 के लिए लेके आने वाले हैं, जहां मिनिमम फीस में अपनी तैयारी को यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं उसमें ज्वाइन होना तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और दिए गए नंबर पर 9897540795 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर हम यूपीपीसीएस के लिए डेडिकेट है और हमें यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना 2024 के लिए, जिससे कि हम एक ग्रुप बना के आपको यहाँ पे गाइडेंस के रूप में, मेंटर के रूप में आपके साथ काम कर प्रॉपर वे में आपको लीड कर सकते हैं, राइट। इसके साथ अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर अपने आप को खुद को तैयार करना है, एग्जाम निकालें कैसे, उसके लिए जरूरी होता है कि आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस होना, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी का होना, आपके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी का होना जहां से हम यहाँ पर अपने अंदर एक पॉजिटिविटी इंक्रीज कर सके। जरूरी होता है कि यदि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो बार बार आप डिमोटिवेट होते चले जाएंगे और उसकी तैयारी को बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। इसके लिए मात्र ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मान के चलें, आपको LBIS पे जाके यहाँ पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट पे जाना है। मात्र 51 रुपये में अपने आप को कैसे एग्जाम के लिए तैयार करें, सिलेबस क्या होता है, कैसे पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करें, इसमें जाके यहाँ से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो CSET अगर डर का विषय जो बना हुआ है, तो इसके लिए CSET के लिए, GS2 के लिए भी आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आप यूपीपीसीएस के CSET को भी यहाँ से आराम से तैयार कर पाएंगे। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे धराशायी हो जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई ओनली CSET की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं मानना है, ये भी अपने आप में एक विषय है, अपने आप में पेपर है। तो ये रही आज की चर्चा। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करने का प्रयास करें, फिर आपसे मिलते हैं यूपीपीसीएस की कंप्लीट जर्नी पर। और यदि आपका सपना यहाँ पे जाके उसके बाद आप जानते हैं कि चीज़ों को मैनेज करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपना आपका है,
सब कुछ आपका है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिएगा, चर्चा कैसी लगी, आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, जो मन करे कमेंट करिएगा। आपको लगता है तो सकारात्मक कुछ कमेंट करिए, जैसे मुझे भी लगे कि मैं आपके लिए जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपके लिए कहीं ना कहीं छोटा बहुत भी अंश अगर योगदान दे रहे हैं, तो मेरी जो आने का भूमिका है वो सफल हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।